हेलो एवरीवन, दिस है अनीता मनोंद्रा। आज हम जानेंगे कि फ्रोज़न फूड खाने के क्या बेनिफिट है और जो हम रोज़ खाना खाते हैं उसके अंदर कितना सारा न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के बारे में कि क्यों हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन की जरूरत इसके लिए, अगर हमें हमारी गुड हेल्थ स्टार्ट करनी है तो एक गुड न्यूट्रिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो अगर मैं ये बोलूँ कि एक गुड न्यूट्रिशन होना भी ज्यादा जरूरी है और एक क्वालिटी ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन होना भी ज्यादा ही जरूरी है। जैसे कि हम जो डेली खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी एक प्रॉपर क्वालिटी होनी जरूरी है और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन होना उसमें भी जरूरी है। कुछ भी अगर हम खाएंगे हमारी बॉडी डिसएडवांटेज होती है। एक अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे तो हम बेड हेल्थ पे जाते हैं। जैसे कि मैंने काफी वीडियोस में बोला है, अगर हमारा स्टमक हेल्दी रहेगा तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। अगर हमारा स्टमक ही अनहेल्दी रहेगा तो कहीं ना कहीं पिंपल्स आने के कारण भी, अगर कहीं ना कहीं डिजीज आने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे स्टमक से ही सब कुछ एक शुरुआत होती है, मैं ये भी बोल सकती हूँ। और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, वो कैसा होना चाहिए कि जैसे कि हमारी जो बॉडी को नीड होती है वो न्यूट्रिशन की होती है और एक प्रॉपर हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ भी वो करता है। हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिशन की वो डिफरेंट डिफरेंट, सब लोग अपने अपने लॉजिक्स है, अपने अपने डाइट प्लान्स भी है। काफी सारे आप लोग न्यूट्रिशन डाइटिशियन को फॉलो भी करते रहोगे तो सब लोग अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। कोई बोलता है ये अच्छा है, कोई बोलता है वो अच्छा है। पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, जो कोई भी बोल रहा है उनकी सुनो, बस अपने साइड से भी थोड़ा गूगल और रिसर्च करनी चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ हमारे बॉडी के लिए एप्पल अच्छा है, ठीक है, अब ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं कि अगर हम एप्पल खाते तो हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। तो ये कोट बना तो कैसे बना, ये किसी ने उसके पीछे ना लॉजिक लगाया ना पता करने की कोशिश की। पर आज के टाइम पे सही में वो लॉजिक काम का है कि हम अगर एप्पल खाते हैं तो हमें कुछ बीमारी नहीं आती, हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। क्या ये सच है? तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हमें वो रिसर्च भी करनी चाहिए कि हमारा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो बैलेंस है कि नहीं। क्या हम हमारे डेली यूज में हमें वो लेना चाहिए कि नहीं। क्या हमारी वो हेल्थ अच्छा रखेगा कि नहीं। और कोई भी न्यूट्रिशन हो वो प्रॉपर एक देखा जाता है एज, जेंडर, वेट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं खाना खा रही हूँ वो एक छोटे बच्चे को तो मैं नहीं दे सकती, और जो मैं खाना अब भी भी रही हूँ, जो हम यंग जनरेशन है, वो ना बड़े बूढ़े खा सकते हैं। तो सबकी जो बॉडी का जो शेप है वो भी अलग अलग है और उसके हिसाब से न्यूट्रिशन भी अलग अलग की नीड होती है। जैसे कि मेल का अलग डाइट प्लान होता है तो फीमेल्स का कहीं ना कहीं डाइट प्लान अलग होता है। अगर कोई जिम में भी जाता है तो अगर आप जिम में भी देखोगे तो गर्ल्स को वेट इतना नहीं वो उठा पाती है जितना बॉयज उठा लेते हैं स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बॉडी अलग अलग है और बॉडी का वेट भी अलग है। और साइकोलॉजिकली भी बोलते हैं ना, माइंड सेट पे भी वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज ही वेट उठा सकते, लड़कियां भी काफी उठा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और वो बॉडी को वैसा बनाना भी पड़ता है प्रॉपरली उसकी नीड के हिसाब से, और बॉडी वेट वैसा बनाना पड़ता है कि हम उतना वेट उठा सके। अब न्यूट्रिशन फूड क्यों जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे हम जो फूड खा रहे हैं वो फ्राइड है, ओवर कुक भी है कहीं ना कहीं। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आजकल हम फ्रोजन फूड्स भी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। आज के टाइम पे ये भी हो गया कि हम फ्रोजन फूड तो खा ही रहे हैं, प्लस पर आज के टाइम पे हर एक के घर में फ्रीज भी है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि मेरे घर फ्रीज नहीं है, मेरे घर पे भी फ्रीज है, आपके घर पे भी फ्रीज है, फिर वो कोई अमीर हो गरीब हो सबके घर में फ्रीज है। ठीक है। अब फ्रीज में हम क्या करते हैं, हम एक स्टोर कर लेते हैं, कोई भी खाना हम स्टोर कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक रीजन भी है कि जिससे हम डिजीज के भी कारण होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं चॉइस करता है। ओके। तो एक शॉर्ट वीडियो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रीज में जो हम खाना रखते हैं या फिर हम जो बाहर से जो फ्रोजन फूड लाते हैं उसके कितने सारे बेनिफिट है और कितने सारे डिसबेनिफिट है। के जमाने में लोग घर के बगीचे या आसपास के खेतों में ताजे फल और सब्जियां लगाते थे, लेकिन हद से ज्यादा शहरीकरण और तकनीक के विकास के साथ फ्रोजन और रेडी टू ईट फूड का चलन बढ़ रहा है। बिजी लाइफस्टाइल के कारण लोगों का खान पान भी बदल गया है। समय की कमी के कारण लोग ऐसे फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो झटपट तैयार हो जाए। फ्रोजन फूड भी इसी श्रेणी में शामिल है। इसकी वजह से हर मौसम में हर तरह के भोजन खाने को मिल जाते हैं। रेडीमेड और फ्रोजन फूड
आइटम बहुत सारे मौकों पर काम आते हैं, चाहे आपके पास अचानक कोई मेहमान आ रहे हों या पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं बची हो। सबसे आसान विकल्प है फ्रीजर में उन फ्रोजन फूड को इस्तेमाल करना। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रोजन फूड आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके नियमित सेवन से आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक घर का बना खाना जल्दी खराब हो जाता है और अगर हम इसे रसोई में कई दिनों तक छोड़ देते हैं तो दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। इसके उलट फ्रोजन और रेडी टू ईट काफी दिनों तक इसीलिए खराब नहीं होता क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आइए जानें फ्रोजन फ्रूट से होने वाले नुकसान। फ्रोजन फूड में सोडियम का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। फ्रोजन फूड में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके ज्यादा सेवन से वजन बढ़ सकता है। इन फूड्स में मौजूद ट्रांस फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। फ्रोजन फूड को फ्रेश बनाए रखने के लिए स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन खाना पचने से पहले ये शुगर में बदल जाता है, जिससे शरीर में शुगर का लेवल हाई हो सकता है। इसके साथ ही फ्रोजन फूड में स्वाद और रंग को बरकरार रखने के लिए एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ में इजाफा हो जाए। लेकिन ये अपच, डायरिया, कैंसर, लीवर डिजीज और किडनी डिजीज का कारण बन सकते हैं। कि आपने देखा कि फ्रोजन फूड खाने के कितने सारे बेनिफिट्स उन्होंने बताए हैं। अगर कोई एक भी बेनिफिट बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि आपने देखा कि कितने सारे डिसएडवांटेज बताए गए हैं फ्रोजन फूड के बारे में, कि वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमें कहीं ना कहीं ओबेसिटी भी करता है, हमें कितने सारे शुगर, बीपी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, डिजीजेस आते हैं। हम जो वो पैक खाना खाते हैं प्लस उसमें केमिकल भी मिलाया जाता है, जैसे कि आपने सुना। इतने सारी चीजें अगर हम मिलाए जाते तो हमें खाना ही क्यों है, हमें खाना नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो आज के टाइम पे बहुत लोग लेजी होने की वजह से कहीं ना कहीं हम फ्रोजन फूड लाते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। आजकल तो आलू टिक्की आ गया, आजकल स्माइली, कितने सारे वेराइटीज ऑफ फ्रोजन फूड आ गए हैं, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। उल्टा हमारा जो खुद का ही जो बास्केट है हमारे फूड का, वही एक डेंजर में भी है। कहीं ना कहीं हम ही खुद हमारा कारण है, हम ही खुद बीमारियों को इनवाइट करते हैं और हम ही खुद चाहते हैं कि हम बीमार पड़े, फिर हम डॉक्टर को पैसा दें क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा खाना तो नहीं खा सकते, हम फास्ट फूड जरूर खाएंगे और डॉक्टर को पैसा देंगे। पर वही पैसे अगर मैं बोलूँ तो जो हम फास्ट फूड में खाने में लगा रहे तो कुछ अच्छे खाने में भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खाना ही हमारी सेहत को अच्छा करेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमें कल से बाहर का खाना बंद कर देना चाहिए, खाना चाहिए महीने में एक बार, दो बार, ज्यादा से ज्यादा तीन बार, पर अल्टरनेट डेज में नहीं खाना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी को ही वो हार्म करता है। प्लस पहले के टाइम पे जो न्यूट्रिशन थे, आज के टाइम पे काफी सारे वो डेफिशिएंसी आ गई है। जैसे कि हमारे अगर मैं बोलूँ तो वीट, जो हम वीट पहले खाते थे, आज के टाइम पे वो वीट में कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहा है, फैट्स नहीं रहा है, आयरन, मैग्नीशियम कुछ भी नहीं बचा है। जो प्रोटीन चाहिए था वो भी नहीं बचा है। अगर मैं नॉर्मल राइस की भी बात करूँ तो वो उसमें भी काफी सारे डिक्रीजेस आ गए हैं। बनाना में इतना सारा डिफरेंस आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो लैंड है, उसी में न्यूट्रिशन नहीं बचे हैं। क्योंकि हम पहले के टाइम पे खेती बहुत कम होती थी, एक लैंड में उसे आराम भी दिया जाता था। अब बैक टू बैक लैंड में अनाज उगाए जाते हैं, जिसके वजह से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ गई है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई दादा दादी रह गए, वो लोग ने जो उन लोग के टाइम पे जो खाना खाया था, आज के टाइम पे कुछ भी नहीं बचा है सॉइल में, क्योंकि 70 इयर्स पहले न्यूट्रिशन जो था, उसके बाद आज का अगर हम वेजिटेबल फ्रूट्स भी देखें तो उसके अंदर भी काफी सारे डिक्रीज आ गए हैं। कि पहले के टाइम पे वेजिटेबल्स में भी काफी सारे न्यूट्रिशन थे, पर आज सारे नेगेटिव में गए हैं। ना हमें प्रॉपरली विटामिन मिल रहे हैं, ना ए, ना सी, ना बी, ना आयरन, ना कैल्शियम, ना पोटेशियम। अब क्या रीजन है मेन? फर्स्ट रीजन ये है एयर पोल्यूशन। ट्रीज को काटा जा रहा है, उसके बदले कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं।
अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो अभी तो इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कि पहले तो दिल्ली नंबर 1 था पोल्यूशन में, अब तो मुंबई भी एक बार नंबर 1 में आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेट्रोस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, काफी कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से पोल्यूशन भी काफी कुछ बढ़ गया है। प्लस एनवायरनमेंट में भी, अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की, जो हम स्कूल में पढ़े हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब हम पढ़ के तो रखते थे पर हम खुद ही फॉलो नहीं करते हैं लॉजिकली देखा जाए तो। अगर हम बात करें कि प्लांट होने चाहिए, पर आज के टाइम पे हम खुद ही प्लांट काट भी रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ही खुद पोल्यूशन भी कर रहे हैं। जैसे कि मुंबई की बात करें तो मुंबई में काफी एरियाज है ऐसे कि कचरे हम बाहर ही फेंकते हैं, हमारी आदत होगी हमें ऐसे फेंक देना है, हमें डस्टबिन भी नहीं ढूंढना है। तो कहीं ना कहीं हम कचरा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कहीं ना कहीं हमारे फूड में भी जा ही रहा है वो पोल्यूशन। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो काफी टाइम पहले प्लास्टिक बैन हो गया था, पर अभी प्लास्टिक फिर भी मिल रहा है क्योंकि हम खुद ही डिमांड करते हैं हमें प्लास्टिक चाहिए। हम नहीं चला सकते पेपर बैग्स, हमारे लिए वो अच्छा ही नहीं है पेपर बैग्स, क्योंकि वो एक आदत डाल दी गई है, मैं ये भी बोल सकती हूँ। सेकेंड रीजन है पेस्टिसाइड्स। जो आज के टाइम पे बहुत सारा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में, उसके वजह से भी काफी सारी डेफिशिएंसी हो रही है। एक मैं वीडियो प्ले करना चाहती हूँ जो कि बहुत पुरानी वीडियो, मैं ये बोल सकती हूँ वो मैंने कॉलेज टाइम की वीडियो है। वो टाइम पे तो हमने ध्यान नहीं दिया, पर आज जरूर हमें ध्यान देना पड़ेगा। वेलकम बैक दोस्तों। हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जड़ी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका ज़मीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसके जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना शिवा। खेती और खेती से जुड़े मुद्दों पर वंदना जी एक लंबे अरसे से काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का वंदना जी। कहते हैं कि अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हरित क्रांति नहीं हम लाते और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते तो हमारा देश जो है वो भूखों मरता। इसमें आपकी क्या राय है? ये झूठ है कि बिना हरित क्रांति के, मतलब बिना जहर के, हम पूरा उत्पादन नहीं कर पाते। पहली बात, आज हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। आज जो दाम बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारा सारा दाल गायब हो गया हरित क्रांति की वजह से, सारे तेल गायब हो गए, क्योंकि ये मोनोकल्चर होता है, एक ही फसल उगा सकते हो, बस गेहूं या चावल या कपास। पंजाब में और कुछ नहीं दिखने को मिलता। हम 70% डिपेंडेंट हो गए बेसिक ऑयल एंड पल्सेस इंपोर्ट पे। वो दाल और तेल हम खुद उगा सकते थे अगर हम ढंग की खेती कर रहे होते, अगर मिश्रित खेती कर रहे होते। जब लोग इकट्ठा करके काम करते हैं तो ज़्यादा काम हो जाता है जी। जब पौधे इकट्ठा काम करते हैं, जब आप दाल का पौधा गेहूं के साथ लगाओगे तो दाल नाइट्रोजन मुफ्त में गेहूं को दे रही है। अच्छा, हवा से लेके सीधे दे रही है, यूरिया की जरूरत नहीं। तो ऑर्गेनिक खेती जो है उसमें ये सारे अलग अलग किस्म के जो सीड्स हम एक साथ उगाते हैं, मिश्रित। इसीलिए हम इसको जैव विविध जैविक खेती कहते हैं, क्योंकि विविधता से ही प्रकृति चलती है। करेक्ट। और जो कहते हैं कि हमने रासायनिक और नए बीज की वजह से उत्पादन बढ़ाया, अगर आप कैलकुलेशन करो कि पूरी जमीन पंजाब की अकेली धान और गेहूं उगाएगी तो ज्यादा चावल और गेहूं तो होगा ही।
आप जब दालें नहीं उगा रहे, चना नहीं उगा रहे, तूर नहीं उगा रहे, मूंग नहीं उगा रहे, उड़द नहीं उगा रहे, तो उतना तो बढ़ेगा ही। रिप्लेसमेंट का फैक्टर है। और एक और से जुड़ा हुआ है कि पेस्टिसाइड की एक बीमारी है। आप पेस्टिसाइड की चक्रव्यूह में जब घुस जाओ तो एक स्प्रे करोगे, फिर 4 करोगे, फिर 30 करोगे, फिर 60 करोगे, और आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक प्रकृति की व्यवस्था है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। कीटाणु को रोकने की, उसे आप तोड़ रहे हो। और वो अंदर है, खाने के अंदर है, हर सेल के अंदर है। तो आप सोचते हैं अच्छा सेब को आपने पील कर दिया, बहुत अच्छा है, सेब के अंदर है पेस्टिसाइड। एंड दीज आर ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ जहर, जिसको हमने दवा करके किसान को गुमराह किया है कि बेटा और स्प्रे करो। अच्छी चीज तो ज्यादा होनी चाहिए दवा ना? है डालो, दवा है तो तुम जितनी ज्यादा हो लोगे अच्छा करेगा। दवाई के लिए असली दवाई के लिए इतना कॉशन है कि डॉक्टर जब दवा देता है कहता है इसके साथ ये मत खाना, 2 घंटे का एक सेपरेशन दो। और जहर के लिए एक पूरा फ्रीडम, खाओ बेटा, स्प्रे, किसान को खूब स्प्रे करो और आपको कि खूब खाओ। और इसलिए अगर हम इंडिया को शाइनिंग मानते हैं, इंडिया को एक इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर मानते हैं, उसका मेजर होना चाहिए कि भारतवासी कितने संपन्न हुए, किसान कितने संपन्न हुए। 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या जुड़ी हुई है कर्ज से। कर्ज है बीज और जहरीले रासायनिक के लिए, और दूसरी तरफ बीमारी फैल रही है। वंदना जी, आपने इस बहुत ही अहम मुद्दे पर इतनी अच्छी तरह से रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। पेस्टिसाइड का हमारी सेहत पे इतना खास बुरा असर नहीं होता। हमने भी इसके बारे में मालूमात करने की पूरी कोशिश की। आइए देखते हैं हमारी खोज में क्या सामने आया। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं।
दोस्तों, आपने केरल देखा, आपने पंजाब देखा, देश भर में किसान डूब रहा है और उसके साथ साथ हम भी। तो जैसे कि आपने ये वीडियो में देखा कि जहाँ पे ये जो शो है 2012 की रिकॉर्डिंग है, तो सोचो कि 2012 से एग्रीकल्चर में कितना सारा ड्रास्टिक चेंज आया है, कितने सारे केमिकल्स डाले जा रहे हैं। और आपने जैसे कि वीडियो में देखा कि स्पेशली एक ट्रेन जा रही है, कैंसर की एक ट्रेन जा रही है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो लैंड है उसी में कोई भी न्यूट्रिशन, मैग्नीशियम कुछ भी नहीं बचा है। जो हमारी सॉइल हमें जो न्यूट्रिशन देती थी, अब वही सॉइल हमें कहीं ना कहीं बीमारी भी दे रही है। सो पार्ट 2 अब मेरा जो वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा कि हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए, हमारी बॉडी में अगर सप्लीमेंट अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी कैसे हेल्दी रहेगी, क्योंकि हम खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं पर हम हमारी बॉडी को सप्लीमेंट तो जरूर दे सकते हैं। तो कौन से बेस्ट सप्लीमेंट होंगे हमारी बॉडी के लिए, ये हम जानेंगे पार्ट 2। Thank you so much for watching this video and do subscribe my channel. Look better, feel better, stay healthy.